हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। एडिशनल टॉपिक है जिसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, फिर उसके बाद आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने मेंडली पीरियोडिक टेबल देखी लास्ट लेक्चर में, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये हमने देखा। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, अबाउट प्रिंसिपल जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पहले उस शेल में भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम हो, लोअर सेल से फिर हायर उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स में। फिर यहाँ पर ही हम इसको ही आगे देख रहे थे। तो हमने 1 to 20 तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली थी। फिर हम बात कर रहे थे कुछ यहाँ पर क्या है एक्सेप्शनल केसेस। अब एक्सेप्शनल केसेस क्यों है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। स्टेबिलिटी के लिए फुली फिल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फिल्ड से, और हाफ फिल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड। तो यहाँ पर आपको क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कभी भी इन वालों से तो आएगा नहीं। ये जो हमने अदर एलिमेंट्स लिखे हैं इनसे तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिसको याद करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, हमें तो क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो जो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस है ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन वहीं से ही पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज मेंट बाय पीरियोडिसिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब पीरियोडिसिटी क्या है, उससे आप क्या समझते हैं और इसको एग्जांपल के साथ हमें देखना है। तो द reoccurrence of element with similar properties after certain regular interval when these elements are arranged in the increasing order of their atomic number is called periodicity. तो reoccurrence होता है जब एलिमेंट का जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद, और इन एलिमेंट को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में, इसी को ही कहा जाता है पीरियोडिसिटी। जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर एक ग्रुप वाइज हमें लिखे हुए हैं ये। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ पर आप सबके कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो 4s में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, 5s, 3s, 4s, 5s, 6s। तो s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कौन से ग्रुप के हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के तो हैं, और कौन से ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के। ठीक है, चलो अच्छा पीरियड का भी हमें पता चल जाता है जहां पर n की वैल्यू हाईएस्ट है। n क्या है, यानी कि n हमारा शो करता है पीरियड को। ठीक है, n की वैल्यू जहां पर हाईएस्ट है उतना ही पीरियड। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू है 2, सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का, और ये है सिक्स्थ पीरियड का। ठीक है, इस तरह। चलिए, ऑल दीज एलिमेंट हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल क्या होता है बच्चे, जो आउटर शेल होता है उसी को ही वैलेंस शेल कहा जाता है। इन सभी के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है इन सभी की सिमिलर प्रॉपर्टीज है। फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इट इज क्लियर दैट ऑल एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जिनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर 1 है सबके वैलेंस शेल में, किसी के 2 होगा, किसी के 3 होगा, ऐसे जिसके भी वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर होंगी। अगला है thus the reoccurrence of similar properties is due to the reoccurrence of similar electronic configuration। तो ये reoccurrence जो प्रॉपर्टीज की है, यानी कि हम कह रहे हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी बार बार अकर हो रही है। रीअकर का मतलब क्या है कि बार बार आ रही है सिमिलर प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी इसकी है वही इसकी भी है, फिर से रीअकर हो रही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, इसकी वही। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो रहा है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, यानी कि वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर। Hence, cause of periodicity is the reoccurrence of similar electronic configuration। तो हम कह सकते हैं कि पीरियोडिसिटी का जो मेन कारण है कि पीरियोडिसिटी क्यों है, तो वो मेन कारण ही क्या है, वो मेन कारण ही है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आपको।
नोट कर लीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज विद एग्जांपल। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन कैसे आ गया यहाँ, ठीक है। तो चलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में बात। न्यूट्रल स्पीशीज और आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब आप कहोगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एटॉमिक मास तो सबके अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग ही होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो अलग अलग ही होंगे। लेकिन न्यूट्रल स्पीशीज आयंस इसकी बात नहीं की गई यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज और आयंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उनमें हो सकता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो किसी में, ठीक है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज वहां पर डिफरेंट होता है, अलग होता है, ऐसी स्पीसीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, नीट में भी देखने को मिलता है। आपको क्या कर दिया जाएगा, दो दो के पैर बना के दे दिए जाएंगे, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चार पेयर बना के दे दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको बताना होगा इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का पेयर कौन सा है। तो आपको देखना होगा, आपको उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे और देखना होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में सेम होगी वो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ पे S2 नेगेटिव यानी कि सल्फाइड और क्लोराइड C नेगेटिव एंड पोटेशियम K पॉजिटिव आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ये तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसमें इसमें और इसमें सल्फाइड, क्लोराइड और पोटेशियम तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, because each has 18 इलेक्ट्रॉन but have different न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अलग अलग है, ठीक है, क्लियर है। चलिए जैसे देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, दो नेगेटिव यानी कि दो और आ गए, कितने हो गए 18। क्लोरीन के पास कितने होते हैं 17, एक और आ गया 18। वैसे ही पोटेशियम के केस में कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया वहां पर, ठीक है, 19 होते हैं, एक चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है तीनों में, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में तो 16 इलेक्ट्रॉन है ना, अब आप कहोगे 18 कहाँ से आए, 16 है, दो नेगेटिव भी तो लिखा हुआ है। दो नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे दो नेगेटिव क्या शो करता है, दो नेगेटिव का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने हैं। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है 17, और यहाँ पर है एक नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ठीक है। पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 19, लेकिन एक पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करना, -1। तो ये देखो यहाँ पर कितने हो गए 18, 17 एक 18, 19 और 19 -1 कितने हो गए 18। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज है, इसीलिए इन्हें कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आर प्लेस्ड इन द सेपरेट रोज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इन्हें सेपरेट ग्रुप तो एक ही ग्रुप में, ये थर्ड ग्रुप में है दोनों, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लेकिन अलग अलग पीरियड में, एक 6th पीरियड में, एक 7th पीरियड में, ठीक है। लेकिन इन्हें अलग क्यों रखा गया है, सेपरेट रो में क्यों रखा गया, पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के नीचे क्यों रखा गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड आर प्लेस्ड इन सेपरेट रो एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू अवॉइड, किस लिए रखा गया है, टू अवॉइड अननेसेसरीली साइड वाइज एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ताकि पीरियोडिक टेबल जो है अननेसेसरी उसके साइड वाइज एक्सपेंशन ना हो। जैसे जो हमारी पीरियोडिक टेबल का साइज है, अगर उसके बीच में हम लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को डाल देंगे तो पीरियोडिक टेबल का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी पीरियोडिक टेबल, हम ऐसा कह सकते हैं। As in both series of element, the outermost shell and penultimate shell, यानी कि the second outermost shell of the atom, are incompletely filled. The filling of f orbital of anti-penultimate shell or inner penultimate shell occurs. तो दोनों सीरीज ऑफ एलिमेंट में होता क्या है कि आउटरमोस्ट शेल और जो हमारा पेनल्टीमेट शेल है जिसको हम सेकेंड आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं, आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, बट द फिलिंग ऑफ ओनली f ऑर्बिटल्स ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल
अकर, लेकिन केवल f ऑर्बिटल जो है एंटी पेनल्टीमेट शेल के, यानी कि वन इनर टू पेनल्टीमेट शेल, वहां पर क्या होता है, फिलिंग अकर होती है। ठीक है, बाकी ये जो हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे उसको बहुत डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे। बस फिलहाल आपको इतना जान लेना है कि कोई भी अननेसेसरली साइड वाइज एक्सपेंशन को होने से रोकने के लिए भी, अवॉइड करने के लिए भी जो है इन्हें जो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखा जाता है या पीरियोडिक टेबल से अलग रखा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते, जैसे हीलियम है, हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 2। 2 एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2, न्यूट्रॉन्स नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 2। ठीक है, तो मास नंबर भी इसका कितना है 2, मास नंबर भी कितना है 2। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर किसी न्यूट्रल एटम में। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है उनसे मिलकर के मास नंबर बनता है। जैसे अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम की बात करें तो हीलियम में हमने कहा कि 2 क्या है, इसका जो Z है यानी कि एटॉमिक नंबर है वो है 2, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे 2। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं 2 है। चलो अगर हम इसके मास की बात करते हैं, इसका मास नंबर कितना है, इसका एटॉमिक मास है 4। एटॉमिक मास कितना है 4। तो एटॉमिक मास किससे मिलकर के बनते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर के बनते हैं। तो आप इजीली इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे उसके लिए 2 ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। फॉर्मूले क्या क्या है, फॉर्मूले है बच्चों Z इज इक्वल्स टू P, यानी कि Z किसके बराबर है, P के बराबर है। A इज इक्वल्स टू P प्लस N, A यानी कि हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास किसके बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। अगर हमें प्रोटॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू A माइनस N कर देंगे। अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस P कर लेंगे। A क्या है, मास नंबर है, A माइनस N कर लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलो अब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स भी जिसे कहा जाता है, तो वो है एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन चारों के बारे में हम बात करने वाले। एक और है जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, या हम बोल सकते हैं Z इफेक्टिव, ये भी है। ठीक है, तो इसको हम इन्हीं के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। जब हम रेडियल या आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब के साथ ही इसको हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि ये अगर हम पढ़ लेते हैं तो इन सभी को पढ़ने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो Z इफेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम कह सकते हैं। इतना आप नोट कीजिए, और साथ में आपको ये जो फॉर्मूले हमने लिखे, ये फॉर्मूले जरूर नोट करने हैं, क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे दिए जाते हैं, बोला जाता है मास नंबर निकालिए, एटॉमिक नंबर निकालिए, न्यूट्रलिटी फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब है क्या, किसी भी एटम का जो साइज है उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। चलिए, इट रिफर्स टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज। ठीक, इसको क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज। सिंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अब एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन सच एज आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। हमारे पास ये अलग अलग तरह के रेडियस है, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जैसे मेटालिक रेडियस या वंडरवॉल रेडियस।
ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो value of atomic radius cannot be determined because it is not possible to locate the exact position of electron in an atom as an orbit has no sharp boundary। जैसे कि ऑर्बिट की शार्प बाउंड्रीज नहीं होती है, तो पॉसिबल ही नहीं है एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना किसी भी एटम में, क्योंकि शार्प बाउंड्रीज नहीं है इस वजह से। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन इंडिविजुअल एटम फॉर इट्स साइज डिटर्मिनेशन। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी आइसोलेट एन इंडिविजुअल एटम। तो इंडिविजुअल एटम का साइज हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं हम साइज, कैसे निकालेंगे? अगर हम इन रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ये रेडियस कौन सी रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस इस तरीके से आती है, एक एटम नहीं, दो एटम के बीच की। जैसे ये दो एटम है, इनके बीच के जो डिस्टेंस है ये, अगर वंडरवॉल डिस्टेंस की बात करते हैं, वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं, तो ये काफी दूर दूर होते हैं। मेटालिक रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो रेडियस है, ठीक है, इस तरीके से अभी हम देखेंगे। खैर, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। In a group of atom, the probability distribution of electron is influenced by the presence of neighboring atom। अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम है तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेबरिंग एटम से क्या हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है। दस द साइज ऑफ एटम में चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अदर। इसीलिए हम कह सकते हैं, देखो, जब नेबरिंग की वजह से उनकी जो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। इसीलिए एटम का जो साइज है वो चेंज हो सकता है एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में जाने में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उसके 3-4 रीजन है जो हमने यहाँ पर समझ लिए। अब ये रीजन को आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में, ठीक है। It is defined as half of the distance between two successive nuclei of two covalent bond an atom in a molecule। तो ये क्या defined as half of the distance between two successive nuclei, जो कि हमें दिख रही है। अच्छा, इसके बीच के जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली लाइन जो ये एक्सटेंड हो रखी है, ये और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा तो इसका डायमीटर है, इसका हाफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो वही हो गया हमारी कोवेलेंट रेडियस। इफ द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम इज डी, देन कोवेलेंट रेडियस इज हाफ, यानी कि 1/d। अगर ये हम इसको डी बोल रहे हैं तो रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस हो जाएगी d/2, ठीक है। सिंपल वही यहाँ पर कहा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस टू कोवेलेंट बॉन्ड एटम। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है, 1/2। समझ में आया ऐसा क्यों है? ठीक। वंडरवॉल रेडियस के बारे में बात करते हैं। जनरली इनर्ट गैसेस की रेडियस होती है, तो अगर हम किसी भी पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो लास्ट में होती है इनर्ट गैसेस, उनकी रेडियस सबसे ज्यादा हो, ठीक है। उनका साइज हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो साइज भी ज्यादा है। अगर हम एक 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाते हैं और एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाते हैं, तो डिफरेंस है दोनों में। 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल है वो छोटा है, और जो 2 सेंटीमीटर वाला सर्कल है वो छोटा है, और 4 सेंटीमीटर वाला बड़ा है। रेडियस ज्यादा होने से क्या हो रहा है, साइज भी तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम। यहाँ पर क्या है, ये दोनों नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम है, ये दो एडजेसेंट एटम इन द सॉलिड स्टेट, इनके बीच के जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टू आइसोलेटेड एटम बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। चलिए, इन जनरल वैंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम। तो जनरली वंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा बड़ी होती है, वो हमें दिखाई भी दे रही है, ठीक है। दिख रहा है ना कितनी बड़ी है ये है। जबकि अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो यहाँ पर तो ये क्या है, दोनों एटम, आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों एटम की जो डिस्टेंस है वो हमें दिखती है, ठीक है। चलिए, तो इतना नोट कीजिए।
चलिए आगे बात करते हैं मेटालिक रेडियस के। इट इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन द मेटालिक क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस। तो मेटालिक क्लोज पैक क्रिस्टल लैटिस के बीच का जो सक्सेसिव न्यूक्लियाई, दो सक्सेसिव न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वही कोवेलेंट रेडियस है। आयनिक रेडियस की बात करें, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एनायन या कैटायन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। तो आयनिक रेडियस तो दो टाइप के हैं, एक कैटायनिक और एक एनायनिक। ठीक है, अगला है द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज वेरी लेस देन दैट ऑफ अ पेरेंट एटम। अगर हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होगा, और अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे हम कह रहे हैं कि ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का पेरेंट एटम है, ठीक है, इसका साइज दिया है, मान लो जो भी है, ये क्लोरीन का एनायन है और इसका साइज पेरेंट एटम से बड़ा है। ठीक है, वैसे मान लो सोडियम लिया हमने, सोडियम का साइज ये है, और सोडियम का एक कैटायन हमने लिया तो उसका साइज, कैटायन का साइज क्या है? छोटा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, ये हमारे पास न्यूट्रल स्पीशी है, ये भी न्यूट्रल स्पीशी, ये इसका एनायन है, ये इसका कैटायन है, लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट है उससे ज्यादा बड़ा उसका क्या है? एनायन है। यहाँ पर जो पेरेंट है उससे छोटा उसका कैटायन है। ऐसा क्यों? कि एनायन के केस में ये जो एनायन के केस में पेरेंट एटम का साइज छोटा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, और कैटायन के केस में पेरेंट एटम का जो साइज है वो बड़ा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 17 ही प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन। लेकिन जब हम क्लोरीन नेगेटिव की बात करते हैं तो इसके पास 17 प्रोटॉन तो है, 17 प्रोटॉन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज, अच्छा प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है। वैसे यहाँ पर बात करें तो इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास 11 प्रोटॉन तो है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 ही है। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 ही हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से बड़ा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इज लेसर देन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, तो देखो, जब यहाँ पर यहाँ की बात करते हैं, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। जब सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्ज यानी कि दो नेगेटिव चार्ज हैं तो इनके बीच में भी, और दो पॉजिटिव चार्ज हैं इनके बीच में भी क्या होगा? रिपल्शन। और इन दोनों के बीच में, ये दोनों क्या है? अपोजिट चार्जेस है, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शन भी क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? जैसे मान लो ये दो एटम है, इनके बीच में क्या है? ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या है? रिपल्शन है। तो रिपल्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ तो कभी रहेंगे नहीं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, अब इनके बीच में अट्रैक्शन है तो ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, यानी कि इनका जो साइज है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे के पास तो ये आएंगे नहीं, क्योंकि रिपेल करते हैं। दो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? हमेशा रिपेल करेंगे, जिस वजह से ये एक दूसरे के दूर होना चाहेंगे, हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। दूर भागने की वजह से क्या होगा? ये एटम के साइज को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन की वजह से, रिपल्शन किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो साइज है वो ज्यादा होता है एनायन का। सेम यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके जो अपोजिट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है बाहर के ऑर्बिटल पर, ठीक है, और बीच में है न्यूक्लियस।
तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स हैं उनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे सुपीरियर है, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज जब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा उस वजह से एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होगा, एटम का साइज डिक्रीज होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास कैटायन है तो कैटायन का साइज कम होता है पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इस वजह से। और जो एनायन है, एनायन का जो साइज है वो ज्यादा होता है पेरेंट एटम के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन की वजह से साइज कम होगा, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।